नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की इसी सीरीज़ में आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज हम समझेंगे आज की क्लास के बाद ऑटोट्रॉफ क्या है, हेटरोट्रॉफ क्या है, मिक्सोट्रॉफ क्या है, ऑस्मोट्रॉफ क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्कैवेंजर्स कौन हुए, तो इन सारी चीज़ें हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कोशिश रहेगी कम से कम टाइम, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए कम से कम टाइम में आप तक वो सारी चीज़ें पहुँचे, आप वो समझें एंड ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएं। कंसेप्चुअल है, तो उसी कंसेप्चुअल अप्रोच से आज भी समझेंगे। तो आइए सेकेंड लेक्चर में आज कल जहाँ से कहानी हमने छोड़ी थी वहीं से कहानी आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं दोस्तों। तो अनअकैडमी आप जानते हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है एंड ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और अनअकैडमी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। एंड उसी की बात करते हुए मैं अपनी बात बोलूँ तो फिर मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है। इसके सिवा अब तक हज़ारों स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में मेंटर भी किया है। तो दोस्तों, बहुत सारी मेरी फ्री स्पेशल क्लास है जो कि आपको अवेलेबल है, तो जल्दी से जाइए, जाके मेरी ये प्रोफाइल आईडी है अनअकैडमी में, unacademy.com/kinjal_चौधरी, तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करें तो आपको वो भी अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप देखिए तो अनअकैडमी में कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, 16,000 से ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड ये सारे कोर्सेज दो प्रकार के ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, प्लस एंड आइकनिक। प्लस में आपको बता दूं लाइव क्लासेस होती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक मेंटर भी असाइन होते हैं जो कि आपको स्टडी प्लानर बना के देते हैं, टेस्ट एनालिसिस देते हैं, स्टडी मटेरियल्स देते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको आइकनिक में मिलेंगी। इसके सिवा दोस्तों आपको बता दूं, जो प्लस एंड आइकनिक की अगर मैं बात करूं, तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसकी एक साल की कॉस्ट है, अगर आप देखें तो 44,550 रुपीज़ आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। वहीं दोस्तों, अगर आप 2 साल के लिए अगर लें प्लस सब्सक्रिप्शन, तो इसकी कॉस्ट हो जाती है 64,880 रुपीज़। एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो इसकी कॉस्ट अगर मैं देखूं तो दोस्तों, एक साल की है 44,550 रुपीज़ फॉर यूजिंग प्लस सब्सक्रिप्शन आफ्टर दी कोड KC10। 2 साल की 64,800 रुपीज़, 3 साल की 81,000 रुपीज़। वही दोस्तों, अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन देखें तो इसकी एक साल की कॉस्ट है आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, एक साल की 67,050 रुपीज़, 2 साल की 1,04,175 रुपये और 3 साल की 1,38,375 रुपये। तो दोस्तों, इसके सिवा ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के भी पैकेजेस अवेलेबल हैं। इनकी कॉस्ट है एक साल की 24,750 रुपये, 2 साल की 36,000 रुपये, 3 साल की 45,000 रुपये आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। जैसे ही आप मेरा कोड KC10 यूज़ करेंगे तो आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलती है। इसके सिवा दोस्तों मैं बता दूं, ऑप्शनल कॉम्बो भी मिलता है, जिससे GS एंड ऑप्शनल दोनों फैसिलिटीज़ हैं, दोनों सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो इसकी एक साल की कॉस्ट है आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, एक साल की कॉस्ट है 70,103, 2 साल की 99,680, 3 साल की 1,21,200 रुपये। तो इसमें दोनों के प्लस ऑप्शन ही आपको मिलेंगे। इसके सिवा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट किया है, आपको देख सकते हैं अनअकैडमी पाथ फाइंडर। जी दोस्तों, इसी चैनल में महिपाल सर के लीडरशिप में ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुए हैं। तो क्या करना है आपको, पाथ फाइंडर टेस्ट सीरीज जाइए जल्दी से जाके। 13 मार्च यानी जस्ट भी स्टार्ट हुई है। टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर्स की। आपको मालूम ही है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स। तो टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर्स की, 13 मार्च को स्टार्ट हुई है। जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, KC10 कोड यूज़ कीजिए एंड जाके अनलॉक कीजिए इस टेस्ट को। इसके सिवा इम्पल्स टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है और राइज की भी स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत सारे हमारे बैचेस स्टार्ट हुए हैं 17 मार्च ऑनवर्ड्स। एंड ये हिंदी इंग्लिश बाईलिंगुअल भाषा में 1 साल 2 साल अलग अलग सब्सक्रिप्शन के लिए भी अवेलेबल हैं। इसके सिवा आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी कॉम्बैट KC10 कोड से आपको मिलेगा, जाइए जाके सब्सक्राइब कीजिए। 21 मार्च को होने वाली है, एक्साइटिंग प्राइजेस है, सुबह 11 बजे ये कॉम्बैट होगा। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी थी और लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था, ये चचा पे आके हमारी गाड़ी रुकी थी। तो इनके हाथ में जो है ये जो चिराग है, अलादीन का चिराग नहीं है, एक बोतल है। ये बोतल अगर आप देखें तो इसका जो ढक्कन है ये पिछले 55 साल से बंद है, यानी 55 साल से इस बोतल में बाहर की हवा नहीं गई है, बाहर का पानी नहीं गया है। बाहर से क्या गया है,
बस और बस सनलाइट। तो ये क्या है, ये क्या है, ये एक इकोसिस्टम है। तो दोस्तों आपको बता दूं, टेक्निकली इसको इकोसिस्टम नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, मीसोकॉस्म्स। मीसोकॉस्म्स क्या हुए, तो वो बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें एबायोटिक बायोटिक दोनों फीचर्स हों, लेकिन ये मिमिक करते हैं रियलिटी में होने वाले इकोसिस्टम्स को। तो साइंटिस्ट के पढ़ने के काम आती है, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक मीसोकॉस्म है, यानी कि एक स्केल डाउन वर्जन ऑफ इकोसिस्टम है। तो कोई भी इकोसिस्टम के लिए सस्टेनेबल बने रहने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। आपको मालूम होगा, शायद हो सकता है आपके घर में एक एक्वेरियम होगा। अब एक्वेरियम जो होता है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि वो एक इकोसिस्टम हो सकता है किसी के घर में बड़ा सा एक्वेरियम हो जो कि सेल्फ सस्टेनिंग हो, वो एक इकोसिस्टम हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो फिश बॉल होता है, फिश टैंक होता है, छोटा मोटा, मतलब आम आदमी के घर में तो क्या ही एक्वेरियम होता है, बट जो एक एक्वेरियम हम अक्सर देखते हैं, उस एक्वेरियम की बात करूं तो वो एक इकोसिस्टम नहीं है। क्योंकि इकोसिस्टम होने के लिए कुछ चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, कंटिन्यूअस एनर्जी अवेलेबिलिटी, यानी कि बाहर से लाइट आए और सन के माध्यम से एनर्जी लाइट के रूप में पहुंचे। तो ये अगर आप देखें हो रहा है उस इकोसिस्टम में, तो ही वो सस्टेनेबल होगा। चाचा इसको धूप में रखते हैं तो इसलिए इनके बोतल में हरियाली बनी रहती है। एक्वेरियम में आप क्या करते हो, एनर्जी कहां से देते हो, तो आप बाहर से मछली को दाने गिराते हो। तो वो एक्वेरियम क्या है, इकोसिस्टम नहीं है। दूसरा आप अगर देखें तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, यानी कि अगर आप न्यूट्रिशन देखें तो क्या होता है, कंटिन्यूअसली साइकिल में मूव करता रहता है। एक ऑटोट्रॉफ होते हैं, प्रोड्यूसर जो कि खाना बनाते हैं जैसे घास, उसके बाद उसको खाता है बकरी, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को आप देखें तो सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे कि भेड़िया खाता है, और इस प्रकार से न्यूट्रिशन सब में घूमता है। फिर जाके भेड़िया या बकरी जब भी मरती है तो जमीन पे जब उसकी बॉडी पड़ी रहती है, स्कैवेंजर्स आते हैं उसको साफ करते हैं। फिर जब स्कैवेंजर साफ करते हैं, फिर छोटे छोटे कुछ अर्थवर्म जैसे अलग अलग प्रकार के कीड़े आते हैं जो फर्दर इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, उसकी के बॉडी को, न्यूट्रिशन को, डेड बॉडी को, और इस प्रकार से एंड फाइनल स्टेज में आप देखोगे डिकम्पोजर्स आते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगाई हो सकते हैं, जो उसको फर्दर तोड़ के सॉइल में उसके मटेरियल को, न्यूट्रिशन को समा देते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, न्यूट्रिशन एक कंप्लीट साइकिल में घूमता रहा। तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होनी बहुत जरूरी है, जो चाचा इसमें करवा पा रहे हैं, इसलिए ये इकोसिस्टम स्टेबल है। तो सैप्रोट्रॉफ्स हैं वो जो कि क्या करते हैं, वो अगर आप देखो तो न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूसर्स तक पहुंचवा पाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को फर्दर साइकिल में आप देखोगे कंज्यूमर से ए बायोटिक सिस्टम तक पहुंचा पा रहे हैं, और ए बायोटिक से वापस प्रोड्यूसर्स तक पहुंच पाता है। तो ये क्या डेप्थ में आने वाले लेक्चर में, आने वाले कुछ मिनट में आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अभी के लिए एक ब्लैक बॉक्स की तरह इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट अगर आप देखें, इकोसिस्टम में बहुत जरूरी है वेस्ट रिसाइकलिंग। आपको मालूम होगा आपका जो फिश टैंक है या फिर जो एक्वेरियम है, उसमें कई बार मछलियां मर जाती हैं। क्या कारण है मछलियों के मरने का, अमोनिया जम जाता है फिश टैंक में और मछलियां मर जाती हैं। तो आपको बता दूं मैं, तो मेटाबॉलिज्म के दौरान ये जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, जो भी डाइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें अलग अलग तरीके से जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, उस दौरान कई टॉक्सिक वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं, लाइक अमोनिया। और अगर आप देखें ये एक्सक्रीशन के दौरान प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये अमोनिया सबके बस की बात नहीं है डिकम्पोज करना। उसको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया चाहिए, जो कि क्या करते हैं, उस अमोनिया से भी एनर्जी खींच लेते हैं और अमोनिया को सिंपलर, लेस टॉक्सिक फॉर्म में फर्दर तोड़ देते हैं, और वो लेस टॉक्सिक फॉर्म ऑफ अमोनिया फर्दर सिंपलर फॉर्म्स में टूटता जाता है और फर्दर डिकम्पोज होता जाता है, और इस प्रकार से वेस्ट इकोसिस्टम से रिमूव होता है। तो इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बने रहने के लिए क्या चाहिए,
बाहर से सनलाइट, एनर्जी चाहिए, एक एनर्जी का सोर्स चाहिए। नंबर 2, न्यूट्रिएंट साइकिल होते रहने चाहिए, यानी सेप्रोट्रॉफ्स भी होने चाहिए। और तीसरा, वेस्ट रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है, तो ही वो इकोसिस्टम सस्टेनेबल है। तो कल हमने देखा था इंडिविजुअल यानी एक मछली, पॉपुलेशन यानी ग्रुप ऑफ सेम मछली एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल एक क्लाउन फिश क्या है, इंडिविजुअल है। ये स्कूल ऑफ क्लाउन फिश, मछली के ग्रुप को क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। तो स्कूल ऑफ क्लाउन फिश क्या कहलाती है, उस लोकेशन में रहने वाली पॉपुलेशन। कम्युनिटी क्या हुई, लिविंग, नॉन लिविंग, ऑल दी लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ दैट प्लेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या कहलाती है, ये कम्युनिटी कहलाती है। तो जितनी भी बायोटिक चीजें हैं जो उस जगह पे रह रही हैं वो टुगेदर क्या कहलाती है, कम्युनिटी। एंड फाइनली आता है इकोसिस्टम, इसमें क्या हो जाता है, बायोटिक प्लस ए बायोटिक, उस लोकेशन में रहने वाले जब एक साथ रहते हैं तो इनको एक साथ ग्रुप करके हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। तो दोस्तों जब बायोस्फीयर का भी आपने एक टर्म सुना होगा, अक्सर एक टर्म आता रहता है बायोस्फीयर बायोस्फीयर बायोस्फीयर। तो दोस्तों आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई अर्थ को क्या स्पेशल बनाती है, तो देखिए दुनिया भर के बिलियंस में तो स्टार्स हैं, रादर गैलेक्सीज हैं, उससे न जाने कितने स्टार्स हैं। एंड अगर हम देखें अपने ही सोलर सिस्टम की बात करें तो आज के हिसाब से 8 प्लैनेट हैं, अर्थ उसमें से एक प्लैनेट है। पर अर्थ को क्या स्पेशल बनाता है, वो क्या है, लाइफ। तो अब अर्थ की अगर हम बात करें तो पीके की आवाज में ये जो गोला है, इस गोले में हर जगह लाइफ नहीं है, बहुत सीमित कुछ लोकेशंस में ही लाइफ है। एटमॉस्फेयर में अगर मैं बात करूं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बस ऊपर के कुछ 10, 12, 20, 25 किलोमीटर तक ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, इवन इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। उसके ऊपर एटमॉस्फेयर में भी लाइफ नहीं है। अर्थ की बात करूं तो बस सरफेस पे लाइफ है। पानी की बात करूं तो ओशंस में लाइफ है, एंड मोस्ट ऑफ द लाइफ अगर ओशंस की भी बात करूं तो ऊपर के 200 मीटर के लेवल पे ही सीमित है। उसके बाद लाइफ है लेकिन कम है, एक्सट्रीमोफाइल्स रहते हैं। इवन वेंट्स में अगर आप देखोगे तो ट्रेंचेस में भी है लाइफ, लेकिन बहुत लिमिटेड है, रेयर है, एक्सेप्शन है, एज अ नॉर्म नहीं है। तो अगर मैं बात करूं अर्थ को क्या स्पेशल बनाता है, वो है लाइफ। तो उसी से आया है ये टर्म बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, ये वो पार्ट है अर्थ का जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि जमीन के सरफेस में जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। जाहिर सी बात है जमीन के सरफेस में भी हर जगह लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती। क्या रेगिस्तान के भयानक वाले रेगिस्तान में बहुत लिमिटेड लाइफ है, यहाँ पे एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट होने लग जाते हैं, वहां पे लाइफ होने की चांसेस कम है। या फिर आइस कैप्स देखें, पोल्स में देखें, क्या वहां पे लाइफ है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। तो अगर हम देखें तो बायोस्फीयर क्या है, जहां पे एटमॉस्फेयर, कुछ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, कुछ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर, कुछ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर यानी सरफेस, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वो मिलके बनता है बायोस्फीयर। तो अर्थ का वो सारा भाग जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का ही एक वर्जन है बायोम। तो बायोम क्या हुआ, टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी जमीनी लाइफ। तो टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर को यानी पृथ्वी के सरफेस पे, जमीन पर, ओशन नहीं सिर्फ जमीन पर जो बायोस्फीयर है उसको हम अलग अलग भाग में तोड़ सकते हैं। और जब तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, तो सिमिलर, तो सिमिलर लाइफ के आधार पर, यानी क्या करते हैं हम कि जो टेरेस्ट्रियल पार्ट यानी जमीनी पार्ट है बायोस्फीयर का, उसको डिवाइड करते हैं बड़े बड़े रीजन्स में, जिसका नाम हम कहते हैं बायोम। ये बायोम क्या है, ये पृथ्वी के सरफेस पे, जमीन पर वो इलाके हैं जिनकी क्लाइमेट, जिनकी वेजिटेशन, जिनकी एनिमल लाइफ, जिनकी सॉइल टाइप
लगभग एक समान है, यानी कि ए बायोटिक एंड बायोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक समान है, यानी क्या है ये, सिमिलर इकोसिस्टम्स हैं। तो हम क्या करते हैं, पृथ्वी को, उसकी जमीन को सिमिलर इकोसिस्टम्स के आधार पर अलग अलग भाग में तोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम है। इस रीजन में जाओगे दुनिया में कहीं भी तो क्या पाओगे, आप पाओगे कि भाई सेम क्लाइमेट है। डेली 4 बज जाएगा दोपहर का तो बारिश हो जाएगी, सुबह से 4 बजे तक धूप होने लगेगी, कड़क धूप होगी और 4 बजे बारिश हो जाएगी। बारिश कैसी होगी, कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। सिमिलर क्लाइमेट है, सिमिलर वेजिटेशन है। कैसे पेड़ होंगे, ऊंचे ऊंचे 50-60 मीटर ऊंचे पेड़ होंगे, सारे के सारे पेड़ ऊपर में कैनोपी बनाना चाहेंगे एंड सनलाइट को लेके कंपटीशन होती है। सिमिलर वेजिटेशन है, उस सिमिलर वेजिटेशन में सिमिलर एनिमल लाइफ दिखती है, आर्बोरियल्स पेड़ में रहने वाले जानवर दिखते हैं और सिमिलर सॉइल टाइप भी दिखती है। कैसी सॉइल है, तो यूजुअली आप देखोगे तो यहां पे लैक्ट्रिटिक सॉइल्स आपको बनती हुई दिखेगी। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का पृथ्वी का बायोम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वैसे ही एक बायोम आपको देखने मिलेगा सवाना। तो ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हो ये क्या है, सवाना बायोम। सवाना बायोम, इंडिया भी किसमें आ गया, सवाना बायोम। तो सवाना बायोम में क्या है, तो यूजुअली जो ट्रू सवाना है, इंडिया का तो वुडी सवाना होता है। तो ये सवाना ग्रासलैंड में क्या है कि सनलाइट बहुत तेज पड़ती है, बारिश की कमी होती है, धूप रहती है, गर्मी रहती है। तो दिस इज सवाना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। ग्रास होते हैं और सेपरेटेड बाय फ्यू ट्रीज। इसमें आप देखोगे तो क्लाइमेट कैसा है आपको बता दिया, गर्मी है, बारिश कम है, पानी कम है। वेजिटेशन कैसा है, ग्रासलैंड बेस्ड इकोसिस्टम है। एनिमल लाइफ क्या है, इसमें बड़े बड़े जानवर देखने मिलेंगे, जो कि जैसे ज़ीब्रा मिलता है आपको यहीं पे एलिफेंट भी मिलेंगे, आपको यहीं पे जिराफ भी मिलेंगे। तो ये क्या है, ये एक सवाना बायोम है। तो वैसे ही पृथ्वी को आप पूरे के पूरे बायोस्फीयर को सिमिलर लैंड के इकोसिस्टम्स में जब तोड़ते हो तो वो सब क्या कहलाते हैं, अलग अलग बायोम्स। तो इसको हम डिटेल में आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इकोसिस्टम के बहुत सारे बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, आपको मालूम होने चाहिए। तो एक पेड़ है, वो पेड़ किस किस पर निर्भर करता है, सोचना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या हैं इकोसिस्टम के, जिस पर ये पेड़ निर्भर करती है। तो अगर मैं बात करूं तो भैया सबसे पहले एनर्जी। किसी भी इकोसिस्टम को क्या चाहिए, सबसे पहले एनर्जी चाहिए। यूजुअली वो एनर्जी कहां से आती है, यूजुअली वो एनर्जी आप देखो तो सन से आती है, जो कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। सोलर एनर्जी यूजुअली, नॉट ऑलवेज, याद रखिएगा। हर इकोसिस्टम को एनर्जी सिर्फ सन नहीं देती, कुछ स्पेशलाइज्ड इकोसिस्टम्स होते हैं, हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो एनर्जी चाहिए हर इकोसिस्टम को, सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है। दूसरा रेनफॉल, बारिश चाहिए। क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, चाहे इंसान हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगी हो, सब में कहीं ना कहीं कई प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। और रिएक्शंस एक्वस मीडियम, पानी वाले मीडियम में होते हैं, इसलिए पानी का बहुत बड़ा रोल है मेटाबॉलिज्म को सस्टेन करने में। तीसरा आप देखें तो टेम्परेचर। तो ऑर्गेनिजम्स अगर हम देखें तो कुछ लिमिटेड टेम्परेचर ही टॉलरेट कर सकते हैं, हर प्रकार का टेम्परेचर नहीं टॉलरेट कर सकते, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नहीं होगा। तो इसीलिए आप देखें तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। वैसे ही आप देखें तो गैसेस, इकोसिस्टम को अगर आप देखें तो चाहिए कुछ गैसेस, जैसे पेड़ है तो इसको क्या चाहिए, इसको अगर आप देखोगे तो पेड़ को ये क्या करता है, CO2 लेता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और ऑक्सीजन अगर आप देखो तो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन भी लेता है। तो इसको CO2 भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। वैसे ही आप देखोगे
तो पेड़ को क्या चाहिए? सॉइल चाहिए। क्यों सॉइल चाहिए? क्योंकि इस सॉइल में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। ये न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ मिलके पेड़ खींचता है। तो जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, फिर वो चाहे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस बेस्ड मिनरल्स हो, वो सारा पेड़ खींच पाता है। खींच के क्या करता है? उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है और अपने अंदर स्टोर करता है, चाहे प्रोटीन बना के, लिपिड्स बना के, कार्बोहाइड्रेट्स बना के, या फिर ह्यूमिक सब्सटेंसेस जमीन पे आपको देखने मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको जाननी है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आज के लेक्चर का। तो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की अगर बात की जाए, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की अगर बात की जाए, तो इनको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, मिक्सोट्रॉफ। अब ये क्या है? ट्रॉफ का मतलब होता है दोस्तों न्यूट्रिशन, और ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक। सेल्फ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफ। ये वो प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ तब कहलाएंगे जो कि सेल्फ नरिशिंग है, यानी ये अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। इनको न्यूट्रिशन लेने के लिए किसी और पे निर्भर नहीं होना। ये क्या कर सकते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इनको क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ। यानी दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये क्या करता है? ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और पानी इनको मिल ही जाती है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो आपको मालूम होगा, तो क्या कर रहे हैं? लाइट एनर्जी ले रहा है पेड़, और क्या कर रहा है? पानी भी ले रहा है, और पानी लेके CO2 एटमॉस्फेयर से लेता है और ऑक्सीजन इस पूरा दौरान रिलीज करता है। और वो क्या करता है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड्स, वाटर लिया, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से क्या लिया? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ये सब ऑब्टेन किया कहां से? अपने ए बायोटिक एनवायरनमेंट से। और इन सब को चाहे सॉइल हो, फिर वो चाहे एयर हो, फिर वो चाहे वाटर हो, और फिर क्या करता है? उसको शुगर्स बना के अपने पत्ते में स्टोर करता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं? इनिशियली शुगर बनाते हैं। सिंथेसाइज का मतलब बनाना। इनिशियली क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और वो लेटर ऑन कन्वर्ट होते हैं बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर वो चाहे क्या हो? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो, सेल्यूलोज, स्टार्च, जो खच खच करके आप सेब खाते हो, वो खच खच वाला जो फीलिंग आता है ना, दैट इज सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज, स्टार्च, या फिर लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, ये सब उसी शुगर को बाद में प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं ड्यूरिंग दी मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, इसी दौरान वो अमोनिया भी बनाता है। कोई भी लिविंग फॉर्म अमोनिया बनाता रहता है। तो ये क्या है? ऑटोट्रॉफ। अब वैसे देखा जाए तो उनको कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ, क्योंकि फोटो यानी लाइट, लाइट पर निर्भर है। लाइट पर निर्भर होके ये ऑटोट्रॉफी कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद कर रहे हैं। अब मैंने कहा था कुछ एक्सेप्शन होता है। ये क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफ। ये लाइट पर निर्भर नहीं करते। ये किस पर निर्भर करते हैं? ये अपने केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से एनर्जी डिराइव करते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन साथ साथ केमिकल रिएक्शंस पे निर्भर करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे इस इमेज में देख सकते हैं, तो अटलांटिक ओशन में डीप गहराई में पाया जाने वाला ये वेंट है, उससे ये ब्लैक स्मोकर है। ये क्या कर रहा है? ये कीमो ऑटोट्रॉफ है, केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से अपना खाना बना लेता है। ओशन में 200 मीटर के बाद सनलाइट नहीं पहुंचती, तो गहराई में कुछ स्पेशलाइज जीव होते हैं जिनको हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ, जो कि अगर वहां पे सल्फर वेंट है, सल्फर निकल रहा है, H2S निकल रही है, तो उस सल्फर के माध्यम से वो उसको कन्वर्ट कर पाते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में और एनर्जी बना पाते हैं। तो ये जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, लाइक बैक्टीरिया, लाइक आर्किया। एक्सट्रीमोफाइल यानी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने वाले, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, लाइक ट्रेंचेस, डीप सी वेंट्स, वहां पे रहते हैं। और उस इकोसिस्टम के ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। इनको मिल गया सल्फर,
H2S निकल रहा है, कहीं से सल्फर निकल रहा है, सल्फर रिच वेंट से गैसेस का रिसाव हो रहा है, सीप कर रही है, तो उसको ये यूज कर लेते हैं और अपना खाना वाना बना लेते हैं। तो इनको क्या कहेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं? ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दे सिंथेसाइज यानी बनाना देयर ओन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड देयरफॉर नोन एज प्रोड्यूसर्स। पेड़ का पत्ता। हेटेरो का मतलब होता है अदर, ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन। तो अदर पे डिपेंड करे जब न्यूट्रिशन के लिए, तो इनको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ। दे ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। घास क्या, आप देख सकते हैं ज़ीब्रा क्या खा रहा है? घास खा रहा है, घास से अपना एनर्जी ला रहा है। तो वैसे ही टाइगर क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है, ज़ीब्रा को खा रहा है, तो ज़ीब्रा से। लायन क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है, ज़ीब्रा से अपना एनर्जी ला रहा है। फिर एक होते हैं मिक्सोट्रॉफ। मिक्सोट्रॉफ, तो ये जो मिक्सोट्रॉफ है दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन है ऑटो का और हेट्रो का। यानी ये जरूरत के अनुसार कभी अपना खाना खुद बना लिए, कभी टेंशन हुआ किचन बंद, चलो हेट्रोट्रॉफी कर लें, तो इनको क्या कहेंगे? मिक्सोट्रॉफ। तो मिक्सोट्रॉफ क्या कहते हैं? दोनों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को मिक्स कर दो तो कहलाएगा मिक्सोट्रॉफ। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना एक एल्गी का प्रकार है। ये क्या करता है? मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऑटोट्रॉफ होता है। जब इसको सफिशिएंट लाइट मिलती है ऑटोट्रॉफी करता है, अपना खाना खुद बनाता है। पर कभी कभी क्या करता है? आसपास कोई खाना अगर घूम रहा हो, खाने का पार्टिकल घूम रहा हो, तो उसको इंजेस्ट कर लेता है, खा लेता है, और इस प्रकार से खा के डाइजेस्ट कर लेता है। तो क्या बन गया? मोस्ट ऑफ द टाइम बेचारे यूग्लिना ऑटोट्रॉफ रहते हैं, कभी कभी हेट्रोट्रॉफ बन जाता है। वैसे ही वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट क्या करते हैं ये लोग? ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपना खाना खुद बनाते हैं एंड वेटलैंड्स में रहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो वेटलैंड वाला इकोसिस्टम है, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं मिलता, नाइट्रोजन की सख्त कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी ये लोग कैसे पूरी करते हैं? बड़ा सिंपल है, ऐसे मुंह खोल के बैठे रहते हैं और जैसे ही कोई कीड़ा आता है ठप बंद हो जाता है और कीड़ा वगैरह खा लेते हैं। तो ये प्लांट्स मोस्ट ऑफ द टाइम फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन कई बार इंसेक्ट ट्रैप करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, स्पाइडर्स ट्रैप कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिलती इस सॉइल में, वेटलैंड सॉइल है, नाइट्रोजन नहीं है ज्यादा, लीच कर चुका है आधा से ज्यादा न्यूट्रिशन। बहुत बारिश होती है तो जो न्यूट्रिशन है वो मिट्टी में घुल के पानी में नीचे चले जाते हैं, घुल के नहीं तो कोलॉइडल फॉर्म में नीचे चले जाते हैं। तो इस वजह से ये जो सॉइल्स हैं ये न्यूट्रिशन पुअर होते हैं। तो ये प्लांट्स इसमें रहने के लिए एसेंशियल न्यूट्रिशन कहां से लाते हैं? कीड़े को खा के ले आते हैं। तो इसी में दोस्तों अगर हम देखें, हेट्रोट्रॉफ्स को हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं। हेटेरो का मतलब अदर, ट्रॉफ्स का मतलब नरिशिंग। ट्रॉफ का मतलब नरिशिंग। तो कंज्यूमर्स अगर आप देखें तो ये इनकैपेबल है अपना खाना खुद बनाने के लिए, इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो अगर आप देखें तो ये किस पर डिपेंड करते हैं? हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिक फूड के लिए, बाकी प्लांट्स, एनिमल्स इन पर निर्भर करते हैं। कंज्यूमर्स अगर आप देखें, टू ब्रॉड ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया जाया जा सकता है। कंज्यूमर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स एंड मैक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स, याद रखिएगा कंज्यूमर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स आपको मालूम है, मैक्रो कंज्यूमर्स आपको मालूम है, ये अगर आप देखो इनको फैगोट्रॉफ्स भी कहते हैं। फैगोट्रॉफ्स याद रखिएगा, मैक्रो कंज्यूमर्स को ही फैगोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म, आप, मैं, मेरे घर पे जो एक डॉग है, वो, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, ये सब क्या है? फैगोट्रॉफ्स हैं, फैगोट्रॉफ ही करते हैं। मैक्रो कंज्यूमर से क्या करते हैं? पहले इंजेस्ट करते हैं, पहले खाना मुंह में डालते हैं, फिर पेट में जाके इंटरनल डाइजेशन होता है। दिस इज मैक्रो कंज्यूमर, दिस इज फैगोट्रॉफ। तो अगर आप देखें तो ये क्या करते हैं?
डाइजेस्ट करते हैं फूड को, पहले इंजेस्ट करते हैं, इंजेशन होती है और फिर डाइजेशन होती है, उनको कहते हैं मैक्रो कंज्यूमर। अब कुछ होते हैं माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर आई होप आप लोगों को मालूम है, जो सब कुछ आप बड़े बड़े जानवर जीव देखते हो, अर्थवर्म भी एक मैक्रो कंज्यूमर है, पहले खाता है फिर डाइजेस्ट करता है। आप भी हैं, आपके पास जो कुत्ता है वो भी है। फिर आता है एक माइक्रो कंज्यूमर, इसमें पहले डाइजेशन होती है फिर इंजेशन होता है। तो ये क्या कहलाता है? ये यूजुअली माइक्रो कंज्यूमर्स को हम डिकम्पोजर्स के नाम से जानते हैं। यूजुअली ऑफन रेफर्ड टू एज, यहां पे लिख दीजिए डिकम्पोजर्स। यूजुअली इनको डिकम्पोजर्स के नाम से आप जानते हो, जिनको हम माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहते हैं। तो क्या है ये, अभी आप समझ जाएंगे। जल्दी से आइए हेटेरोट्रॉफ्स के जो मैक्रो कंज्यूमर्स हैं उनको सबसे पहले देख लेते हैं। तो मैक्रो कंज्यूमर्स अगर आप देखें तो डिफरेंट फूड सोर्सेस को खाते हैं, अपना खाना जुगाड़ते हैं। और अगर वो ऑटोट्रॉफ को खा लें, प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाएं, तो क्या कहलाएंगे? हर्बीवोर। एग्जांपल ज़ीब्रा। अगर वो किसी कंज्यूमर को खाएं, जानवर को खाएं, तो क्या कहलाएंगे? कार्निवोर्स। एग्जांपल लायन। फिर होते हैं ओमनीवोर, जो कि जरूरत के अनुसार कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, कभी घास खाएं कभी चिकन खाएं, वो क्या है? ओमनीवोर। ये चिंपैंजी नारियल भी खाता है, कीड़े वीड़े भी खा लेता है, तो ये क्या है? ओमनीवोर। स्कैवेंजर्स, ये क्या है? ये मैक्रो कंज्यूमर्स हैं लेकिन स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड प्रकार के कार्निवोर ही हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड कार्निवोर हैं। ये क्या खाते हैं? डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं, जैसे हाइना, जैसे वल्चर। क्या करता है? जो कैरियन, जो लाश पड़ी है जानवर की, उसे खाता है जाके, तो उसको क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स। क्या है ये? कार्निवोर का ही प्रकार है, याद रखिएगा। फिर आता है डेट्रीवोर्स, ये भी हेटेरोट्रॉफ है। तो अगर आप देखें तो डेट्रीटस से बना है टर्म डेट्रीवोर। तो डेट्रीटस अगर आप देखें तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है। पत्ते का गिरा हुआ पत्ता जो है वो ओवर टाइम डेड ऑर्गेनिक मैटर, या कोई जानवर है उसका भी डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल को फीकल मैटर, जो एक्सक्रीटा है, उस एक्सक्रीटा को एक्सक्रीशन के बाद जो जमीन पे गिरा हुआ है, वो अगर आप देखें तो डेट्रीटस उसी को कहते हैं। उसको खाने वाले को क्या कहेंगे? डेट्रीवोर कहेंगे। तो डेट्रीवोर्स अगर आप देखें तो ये एक प्रकार के हेटेरोट्रॉफ हैं, जो कि आप अगर देखें तो न्यूट्रिएंट्स कहां से लाते हैं? किसको कंज्यूम करके? डेट्रीटस को कंज्यूम करके, ह्यूमस को कंज्यूम करके। ह्यूमस क्या है? जो लीफ का डेड डिकेइंग मैटर है, सॉइल का लीफ बेस्ड डेड डिकेइंग मैटर क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। तो डेट्रीवोर क्या खाता है? डेट्रीटस खाता है, ह्यूमस खाता है। डेट्रीटस ह्यूमस क्या होता है? डेट्रीटस ह्यूमस होता है डेड डिकेइंग मैटर, फिर वो एनिमल बेस्ड हो, प्लांट बेस्ड हो। एग्जाम्पल कौन है? अर्थवर्म, केचुआ। क्या है ये? तो ये भैया खाता है डेट्रीटस, इसलिए इसको कहते हैं डेट्रीवोर। अभी बिग पिक्चर जब देखेंगे तो समझ आएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं डीकंपोजर्स या फिर माइक्रो कंज्यूमर्स। तो डीकंपोजर्स की अगर बात हो, माइक्रो कंज्यूमर्स की बात हो, तो ये क्या है? ये मैंने कहा था जैसे पहले डाइजेस्ट करते हैं फिर एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनको सैप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। तो जैसे मशरूम, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? तो आप अगर देखें तो फंगाई है ना। ये देखिए लकड़ी है जो गिरी हुई है, ये लकड़ी क्या कर रही है? सड़ रही थी जंगल में। अब इसके ऊपर क्या होने लगे? मशरूम्स। देखिए यहां पे मशरूम्स देख रहे हैं, इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो ओवर टाइम क्या होगा? ये मशरूम क्या करते हैं कि ये इस लकड़ी पर एक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं। इस लकड़ी को सिंपलर फॉर्म में तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे। ये मशरूम कंटिन्यूअसली सप्लाई करते रहेंगे, वही डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते रहेंगे, और फिर
इस डाइजेस्टिव जूस के रिलीज करने से ये लकड़ी क्या हो जाएगी, सिंपलर फॉर्म में। डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स क्या हो जाएंगे, सिंपलर फॉर्म में टूट जाएंगे, कन्वर्ट कर जाएंगे सिंपलर फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में कुछ कन्वर्ट हो जाएंगे और वहां से अपना न्यूट्रिशन ये खींच के ले लेंगे, फूड के रूप में ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मशरूम क्या करता है, लकड़ी है पड़ी हुई है, उसको फर्दर तोड़ता जाएगा छोटे छोटे रूप में, छोटे छोटे डेड डिकेइंग मैटर बनाता, क्योंकि मरी हुई लकड़ी है तो उसमें जो भी न्यूट्रिशन है उसके ऊपर वो डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ता जाएगा, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ता जाएगा और उसको इंजेस्ट करता जाएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, दिस इज सैप्रोट्रॉफ। तो यूजुअली डेड प्लांट में फंगाई ऑपरेट करते हैं, लकड़ी देख सकते हैं मशरूम ऑपरेट कर रही है। डेड एनिमल मैटर में कौन ऑपरेट करता है, यूजुअली बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। नेक्स्ट एक टर्म आता है ऑस्मोट्रॉफ, आपने सुना होगा। तो देखिए इसी का प्रकार है, ऑस्मोट्रॉफ क्या करता है, सॉल्यूशन फॉर्म में, पॉन्ड है, लेक है, उसमें क्या करता है, जो सॉल्यूशन फॉर्म में कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल यदि घूम रहा है तो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। मान लीजिए एक लेक है, अब लेक में कुछ पानी है, मान लीजिए ये जो पानी है, ये जो पानी है, ये पानी इतने पार्ट में मान लीजिए कुछ न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन रिच पानी कुछ फ्लो कर रहा है लेक में। तो ऑस्मोट्रॉफ क्या करेगा, वो एक छन्नी के जैसा, जैसे पानी में आपके चाय की छन्नी होती है, तो उस छन्नी की तरह जो भी पानी इससे गुजर रही है उसके अंदर एक छन्नी लगा के रखेगा, और छन्नी क्या करेगी, वो न्यूट्रिशन को ऑस्मोट्रॉफी के ऑस्मोसिस के माध्यम से खींच के सेपरेट कर लेगी। तो ऐसे जीव को क्या कहेंगे, ऑस्मोट्रॉफ कहेंगे। तो जाहिर सी बात है ये कहां पर पाए जाएंगे, ये वहीं पाए जाएंगे जहां पे आप देखें तो सॉल्यूशन के रूप में न्यूट्रिशन घूम रही है, तो सराउंडिंग से ये सॉल्यूशन के रूप में पानी से न्यूट्रिशन खींच लेते हैं। ऐसा देखा गया है कुछ मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स, यूजुअली तो बैक्टीरिया फंगी होते हैं, फंगी भी काफी ज्यादा करते हैं ऑस्मोट्रॉफी पानी में, एक्वस मीडियम्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में, बट कुछ मोलस्क्स, स्पॉन्जेस, कोरल्स, ये भी ऑस्मोट्रॉफी, बाइवाल्व्स आपने देखा होगा ना इस प्रकार के जिसमें सीपी रहती है, तो बाइवाल्व्स, एकिनोडर्म, स्टारफिश जैसे जो जीव होते हैं, सी कुकुम्बर वाले जीव, वो क्या करते हैं, वो ऑस्मोट्रॉफिक फीडिंग मेथड को भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो स्टारफिश क्या करती है, अपने टेंटिकल से आसपास जहां न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको खींच के ले लेती है, कुछ भी खाने का मिलेगा टेंटिकल जाएगी जाके खा लेगी। लेकिन पानी में भी अगर कहीं न्यूट्रिशन फ्लो कर रहा है तो क्या कर देगी, उससे कई बार खींच लेती है। वैसे ही छन्नी की तरह ऑपरेट करती है। इस छन्नी से अगर कुछ भी न्यूट्रिशन जा रहा है पानी में तो छन्नी क्या करेगी, न्यूट्रिशन खींच के सेपरेट कर लेगी और उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और अपना खाना पीना मस्त बना लेगी। तो इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोट्रॉफ। तो सैप्रोट्रॉफ के ही मिलते जुलते प्रकार हैं ऑस्मोट्रॉफ। माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये इंजेस्ट करके डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिंपलर फॉर्म में पानी में सॉल्यूशन में सिंपलर फॉर्म में ऑर्गेनिक फॉर्म में मटेरियल मूव कर रहा है, ऑर्गेनिक मिनरल्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स मूव कर रहे हैं, उसको इंजेस्ट कर लिया, सीधा खा लिया। तो दैट इज ऑस्मोट्रॉफी। तो ऑस्मोट्रॉफी किसमें होता है, पानी में होता है, छन्नी याद रखिएगा। सैप्रोट्रॉफ आपके बाहर जो मशरूम है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो लकड़ी गिरी हुई है, वो मशरूम क्या कर रहा है, उससे वो फर्दर तोड़ता है, सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ता है और फिर उसको खा लेता है। तो फीडिंग मेथड्स के हिसाब से जल्दी से रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं। हमने देखा ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ सेल्फ फीडिंग, हेटेरोट्रॉफ अदर सोर्स पर डिपेंड करें। ऑटोट्रॉफ की बात करें तो दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरोट्रॉफ
दूसरे पे निर्भर करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर्स अगर हम देखें, फोटो ऑटोट्रॉफ होता है, सनलाइट के माध्यम से खाना बनाए। कीमो ऑटोट्रॉफ होता है, कीमोसिंथेसिस से अपना खाना बनाए। फॉर एग्जांपल डीप सी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफ्स देखें तो कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स, या फिर मैक्रो कंज्यूमर्स। डिकम्पोजर्स को ही क्या बोलते हैं? माइक्रो कंज्यूमर्स। तो हेटरोट्रॉफ को डिवाइड कर सकते हैं कंज्यूमर्स में, डिकम्पोजर्स में। कंज्यूमर्स कैसे हो सकते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर्स, जो कि क्या करें? प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाएं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरे क्या हो सकते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाए। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुए? जैसे डियर हुआ, जैसे गोट हुई। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हुए? जैसे वुल्फ हुआ, वो क्या करता है? गोट को खा लेता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर को ही खा ले, वो क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। चाहे तो टर्शियरी कंज्यूमर भी बना सकते हो। डिकम्पोजर्स देखें तो एक हो गया डेट्रीवोर्स। ये क्या करते हैं? नॉन लिविंग, डिकम्पोज ही करने का रोल है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहा है? अर्थवर्म फर्दर सिंपलर फॉर्म में तोड़ के उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेता है, और इस दौरान वो न्यूट्रिशन में एड करता है। होता क्या है ना, इतना बड़ा सा अगर पत्ता है, डेड पत्ता है, अर्थवर्म क्या करेगा? इसे खा के छोटे छोटे पार्ट्स में खाएगा, और खा के इसे एक्सक्रीट करके छोटे छोटे नोड्यूल्स के फॉर्म में एक्सक्रीट कर देगा। अब जो ये एक्सक्रीट करेगा दोस्तों, इस पे क्या हो गया? अब सरफेस एरिया इसका इतना बड़ा हो गया, तो अब बैक्टीरियल एक्शन इजीली हो पाता है। तो इसलिए इस अर्थवर्म ने क्या किया? डिकम्पोजर का रोल प्ले किया। डिकम्पोज करने में पहला रोल अर्थवर्म ने फुलफिल किया। जब वो बड़े से पत्ते को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है, तो ज्यादा अच्छे से वहां पे डिकम्पोजिंग एक्टिविटी हो पाती है। डेट्रीवोर्स क्या हुए? जो डेट्रीटस खाते हैं। डेट्रीटस क्या था? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, गिरा हुआ पत्ता, डेड डिकेड मैटर, तो अर्थवर्म्स जैसे जीव। दूसरे क्या हुए? सैप्रोट्रॉफ। ये क्या करते हैं? ये मशरूम क्या किया उसने? डेड डिकेइंग मैटर है, उसपे पड़ा हुआ है, उस पे अपना डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ता जाएगा और उसको फर्दर सिंपलर फॉर्म में तोड़ेगा और उसको एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिशन, और उससे अपनी एनर्जी बना पाएगा। तो दिस इज सैप्रोट्रॉफ। तो आई होप आज का लेक्चर आपको याद भी हुआ है एंड चीजें हमेशा के लिए दिमाग में बैठ भी गई हैं। आने वाले लेक्चर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। इकोटोन क्या है, इकोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एज इफेक्ट क्या होता है, हैबिटेट क्या है, टेरिटरी क्या है, होम रेंज क्या है, इकोलॉजिकल निश क्या होता है, अलग अलग प्रकार के निश क्या है, फंडामेंटल निश क्या है, रियलाइज निश क्या है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, सक्सेशन कैसे होता है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आने वाले हैं। मेरी क्लास आपको मालूम है बिल्कुल बिगिनर्स के लेवल से ही मैं स्टार्ट करता हूं, तो उसी लेवल से सारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो जब भी अनअकैडमी पर आए, यूज द कोड KC10 एंड उस कोड से ज्वाइन करें, एंड जब भी आए तो लेट मी नो, इससे आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। एंड आई होप आप लोगों की इस जर्नी में आप मेरे एक्सपीरियंस से जो बेनिफिट मिले वो मिल सके आपको। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।